हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे पहले चैप्टर समय की शुरुआत का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया है, जिसमें हमने मानव की उत्पत्ति के बारे में और किस प्रकार उनका विकास हुआ उसके बारे में देखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट नोट्स पे। तो देखिए, इसमें नाम आया है आपका इथोपिया और तंजानिया। ये इथोपिया और तंजानिया, जैसा कि आप लोग जूम क्लास में मैप में देखे ही हो, ये अफ्रीका के भाग हैं। अफ्रीका के तरफ के छोटे छोटे ये देश हैं जो, तो यहाँ से भी कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ से इनका क्या हुआ था, आदि मानव का डेवलपमेंट हुआ था, जहाँ से धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ, विकसित हुआ और फिर होमो सेपियंस एक ज्ञानी मानव बन गया। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का मतलब औजार बनाते थे। मतलब जो होमो हैबिलिस प्रकार के जो मनुष्य हुआ करते थे या जो आदि मानव थे, वो क्या करते थे, उनका काम था औजार बनाना। मतलब वो औजार बनाते थे। होमो इरेक्टस ये क्या करते थे, ये क्या दो पैरों पर चलते थे। मतलब दो पैरों पर तो देखो औजार जो बनाते थे वो भी चलते थे, क्योंकि अगर हाथ खाली हो गया तभी तो वो भी औजार बनाते थे, तो वो भी दो पैरों पर चलते थे। लेकिन ये है कि ये कोई इनसे कोई काम नहीं देखा गया। और वो जो होमो हैबिलिस हैं वो क्या करते थे, काम करते थे, मतलब औजार बनाते थे। तीसरा देखते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है चिंतनशील मनुष्य था, जो अफ्रीका और एशिया में पाए गए हैं। तो कहने का मतलब होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस एक ही मनुष्य जो दो पैरों पे चलते भी थे और क्या करते थे, चिंतनशील भी थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है होमो हैबिलिस जो थे, मनुष्य जो थे, वो औजार बनाते थे, लेकिन सोचने की क्षमता इनके पास कम थी। लेकिन जो ये मनुष्य थे होमोसेपियंस या होमो इरेक्टस, वो दो पैर पे चलते थे और ये क्या करते, चिंतनशील थे, किसी बात पे वो सोचते थे, विचार करते थे। तो होमोसेपियंस का मतलब हुआ प्रज्ञ मानव, ज्ञानी मानव। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए पॉइंट लिखा है, जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया जहां वो पाए गए हैं। मतलब जो जहाँ पाया गया उसके आधार पर उन जीवाश्मों का नाम रखा गया। जैसे देखते हैं ना कि हम पुरातत्व में जब कोई सर्वे कराता है या सर्वेक्षण करवाता है, तो वहाँ पे जब उत्खनन कार्य करवाया जाता है, उत्खनन कार्य के नाम पे ही क्या किया जाता है, उस स्थल वगैरह का नाम या रख दिया जाता है। उस जो उत्खनन करता होते हैं उनके आधार पर भी वो नाम पहले दे दिया जाता था। इसी तरीके से देखिए लिखा हाइडलबर्ग, जो जर्मनी में एक जगह है हाइडलबर्ग, और उन्होंने होमो हाइडल बर्गेसिस ने करवाया था, इसलिए उस जर्मनी का जो जगह है वहाँ पे हाइडलबर्ग नाम दिया गया। वहाँ पे नियंडर घाटी एक दूसरा जगह है वहीं जर्मनी में, होमो नियंडर थैलिसिस उन्होंने करवाया था, इसलिए उनको नियंडर घाटी के नाम से उस जगह का नाम दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ से हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका कि उनका विकास किस प्रकार हुआ। लिखा है, इस पर विद्वानों के दो प्रकार के मत हैं, दो प्रकार के सुझाव विद्वानों ने दिया है। तो इसमें पहला है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। जिसमें हम पहला देखेंगे क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल क्या होता है। अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मानव की उत्पत्ति हुई, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वालों लोग धीरे धीरे विकास करके होमोसेपियंस बन गए। कहने का मतलब यह है, कुछ विद्वानों का मानना है कि क्षेत्रीय निरंतर मतलब क्षेत्र जहाँ वो पैदा हुए थे वो मानव वहीं रहे और धीरे धीरे उनका क्या हो गया, विकास हो गया और वो ज्ञानी हो गए। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए अगर कोई इंडिया में पैदा होता है और इंडिया में ही रहा, वहाँ से वो दूसरी जगह नहीं गया और धीरे धीरे इंडिया में ही उसका डेवलपमेंट हुआ। और देखिए इसी प्रकार से ठीक अपोजिट इसका है प्रतिस्थापन मॉडल, कि इन लोगों ने क्या किया, मनुष्य का उद्भव एक ही स्थल अफ्रीका से हुआ, ठीक है, और एक ही स्थान की उत्पत्ति होने के बाद ये अफ्रीका से अलग अलग स्थानों पे चले गए। कहने का मतलब जिसका मान लीजिए अगर भारत का एग्जाम्पल पहले में लिए तो दूसरे वाले भी प्रतिस्थापन उन्होंने भारत का एग्जाम्पल लेके ही दे गए कि अगर किसी का इंडिया में जन्म हुआ, इंडिया में ही पढ़ा लिखा सब कुछ, लेकिन वही इंडिया का ही मनुष्य धीरे धीरे अफ्रीका, रूस, अमरीका वगैरह, चाइना वगैरह जाके वहाँ डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ। तो मतलब कहने का मतलब उनका उद्भव भारत में हुआ। इसी तरीके से कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, विकास तो ठीक है ये कि अफ्रीका में ही हुआ है, लेकिन यही अफ्रीका वाले मानो एक जगह से जर्मनी, चाइना वगैरह क्षेत्रों में चले गए और वहाँ उनका डेवलपमेंट हुआ, ना कि वो अलग अलग पैदा हुए। क्योंकि निरंतरता जो मॉडल है क्षेत्रीय निरंतर, वो यही कहता है कि नहीं, जो जहाँ विकसित हुआ वो वहीं रहा है, वहीं डेवलपमेंट हुई है। लेकिन यही प्रतिस्थापन मॉडल ये कहता है कि नहीं, एक जगह उत्पत्ति जरूर हुई है, लेकिन वहीं से यही मानव एक जगह से दूसरे जगह गए हैं। ये विचार रहा है। आगे चलते हैं।
तो देखिए पॉइंट ये है, आदिकालीन मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था, कि कैसे वो प्राप्त करता था। तो लिखा है संग्रहण, मतलब इकट्ठा करके, भोजन को इकट्ठा करना, जैसे फल, बीज, दाने, कंदमूल, क्या करता था, इकट्ठा करता था। दूसरा है शिकार, जानवरों को मारकर वो क्या करता था, मांस खाता था। तीसरा है आपका मछली पकड़ना, कि मछली पकड़ते थे, भोजन के लिए मछलियों को क्या करते थे, पकड़ते थे। अब देखिए लिखा अपमार्जन करना, कि मरे जानवरों से मांस खुरच कर निकालना, मतलब ये जो मांस जो मर जाते थे जानवर, उनको भी क्या करते थे, ये आदमखोर के जैसे उनका मांस खुरच कर निकाल के और रखते थे, फिर उसको वो खाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक मानव द्वारा औजारों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। क्वेश्चन जैसे अगर बनाया जाता ऐसे होगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, पत्थर के औजार बनाने और इसके इस्तेमाल के साथ सबसे पहले इथोपिया और केन्या से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के औजार सबसे पहले इथोपिया और केन्या से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य कि यहाँ पे मनुष्य क्या करता था, जो आदि मानव था वो पत्थर का औजार बनाता था, पत्थरों से औजार बनाता था। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। अब देखिए एक पॉइंट यह है कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो मानव था वो सबसे पहले क्या किया, पत्थर का औजार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 35,000 साल पहले जानवरों को मारने का तरीका बदला। फेंक कर मारे जाने वाले भालों का प्रयोग शुरू हुआ, तीर कमान का प्रयोग शुरू हुआ, छेनी का प्रयोग शुरू हुआ। धीरे धीरे देखिए दे रहा है आपका, काफ़ी टाइम के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि फेंक कर मारे जाने वाले हथियार जैसे भाला वगैरह ऐसे पत्थरों का ही नुकीला बना के, तीर कमान जैसे बना के, तो ये है लिखा है आपका 21,000 साल पहले जैसे छेनी औजार बनाए गए। 21,000 साल बाद क्या हुआ, 21,000 साल पहले छेनी का, छेनी एक तरफ नुकीला, जैसे मतलब एक तरह से देखा जाए एक पत्थर है और उसमें क्या है, नुकीला बना दिया जाए अगर ऐसे करके, ये है ना, और ये हो गया छेनी जैसा हथियार बनाना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, संप्रेषण एवं संचार के माध्यम। इसमें देखिए पहला पॉइंट दिया है, प्रारंभ में मानव के पास में, शुरुआत में जब मनुष्य के पास था तो कोई लैंग्वेज नहीं था। होमिनिड हाव भाव तथा हाथों के इशारों का इस्तेमाल करते थे। अगर देखा जाए तो वो क्या करते थे, हाव भाव और हाथों के इशारों से ही मतलब एक तरह से अपनी बातों को समझ लेते थे और अपने काम को बढ़ाते थे। पहले बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग होता था। शुरू में मतलब ध्वनि एक तरह से तो था ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगर सोचा जाए तो शुरुआत धीरे धीरे हुआ होगी, कम ध्वनियों की शुरुआत हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए ये है कि धीरे धीरे ये ध्वनियाँ आगे चलकर भाषा बन गई। भाषा का विकास लगभग 20 लाख साल पहले हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत तक, है ना, अभी वर्तमान से लेके उसको कहा गया है। अगर ऐड करके देखे, जोड़कर देखे तो क्या है लिखा, इस बारे में 2 विचारधारा है। पहली विचारधारा क्या कहती है, आज के शिकारी समाज की विशेषताओं को सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर देखा जाए आज के जो शिकारी हैं, समाज का जो विशिष्टता है, जो क्वालिटी है, अगर उनको जोड़ के देखें तो ये सब चीज़ें क्या है, प्राचीन है। प्राचीन में भी जो चीज़ें यूज की जाती थी उसी को क्या आज के भी मनुष्य उसी तरीके से यूज करते हैं। दिन उन्हीं के कहने का मतलब। दूसरी विचारधारा ये कहते हैं कि आज के शिकारी संग्राहक समाज के तथ्य तथा आंकड़े का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल भिन्न है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि समाज को समझने के लिए उनका मतलब जो उपयोग जो उन लोगों ने किया उससे हम बिल्कुल क्या है, अलग है, बिल्कुल उससे रिलेट नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल दें, आज के शिकारी समाज शिकार और संग्रह के साथ साथ अन्य कामों में लगे रहते हैं, जैसे व्यापार हो गए, खेती हो गए, मजदूरी हो गई। तो ये कहने का मतलब इनका दूसरी विचारधारा का सिर्फ शिकार ही नहीं करते। तो ये भी बात सही है कि आजकल के शहर सिर्फ शिकार नहीं करते, अदर भी कामों में लगे, लेकिन उस समय के जो लोग शिकारी संग्राहक थे सिर्फ वो शिकार करना ही जानते थे। अंतर अगर देखा जाए तो यही है। तो ठीक है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ओके।